properties of waves in this class. So we continue with that. So electromagnetic waves के properties में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और इनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस के लिए इक्वेशन लिखते हैं नॉट साइन a z माइनस ओमेगा t। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस अगर हम लिखते हैं स्क्वायर से x और मैग्नेटिक फील्ड में y है b नॉट साइन a z माइनस ओमेगा t। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनसॉइडली वैरी यानी कि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वैरी होते हैं। और ये जो यहाँ z लिखा है इसको स्पेशली ध्यान देना है k के साथ जो z लिखा है k इज वेव नंबर के साथ जो z लिखा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ठीक है। और कैसे हमें ट्रैक करना है आपको बताने के लिए मतलब z डायरेक्शन ये है और क्या नंबर है x और y ठीक है। तो एक चीज तो तुम्हें पता होगी कि रिवाइज कर देते हैं कि राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो होना चाहिए जब हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किधर भी x किधर भी z और किधर भी y किधर भी ले लें ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना होता है। रूल क्या है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है इस तरह से ना पढ़ा हो जैसे वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था i j के वेक्टर्स होते हैं तो वैसे ही लिखिए अगर x से y जाएंगे राइट हैंड के फिंगर्स को अगर x से y मोड़ेंगे तो z डायरेक्शन में हम आना चाहिए ठीक है। और अगर y से z राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो x आना चाहिए और z से x अगर राइट हैंड के फिंगर्स को हम मोड़ेंगे तो y आना चाहिए ठीक है। तो इसी तरह से एक्सेस बनाए जाते हैं। वहाँ पर देखो हो रहा है मेरी x हमने लिया है वर्टिकली अपवर्ड और y इस तरफ लिया है वर्टिकल प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x से y में जब हमने फिंगर्स को तो z डायरेक्शन निकल आएगा ठीक है जैसे दिखाया गया है। तो k के साथ जो लिखा हुआ है z दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ेगी। ये x लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा साइनसॉइडल फंक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से मैक्सिमम फिर 0 ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फिर 0 से इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फिर से 0। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वेरिएशन इस प्लेन में हम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये एक बार कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस इस प्लेन में होंगे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेव के चलने का डायरेक्शन और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर होगा इस प्लेन में ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 वैल्यू फिर से वैल्यू फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर से बढ़ने लगी फिर मैक्सिमम और फिर 0 ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वर्टिकल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ेगी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और वेव की स्पीड किसी मीडियम में होगी v = 1/2 म्यू एंड एप्सिलॉन ठीक है। म्यू क्या चीज है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम और एप्सिलॉन है परमिटिविटी म्यू इज परमिएबिलिटी मीडियम एंड एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर वैक्यूम है इफ देयर इज वैक्यूम अगर वैक्यूम में वेव चल रही है तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी स्पीड ऑफ नॉट लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इनकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बाकी प्रॉपर्टीज
क्या दूसरी वेव की प्रॉपर्टीज से मैच करती है। दूसरी वेव की प्रॉपर्टीज जैसे कि वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं? तो इसका आंसर है यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इनके एनर्जी और मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे इसको समझें? तो एनर्जी वाली बात करके देख लेते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कि अगर किसी स्पेस के किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। वो फील्ड कहाँ से आया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसको हमने कैलकुलेट किया था एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट किया था। और याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कैलकुलेट किया था। तो एनर्जी डेंसिटी टर्म्स में अगर लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी यूएस इसको लिख लेते हैं। तो ये कितनी होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इतनी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए अगर हम लिखते हैं UN, तो ये आती है 1/2 म्यू नॉट 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और ये आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगी, वो ये है कि ये जो E है और ये B है, इसमें हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिकॉज ये जो इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए, इनसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। जैसे ग्राफ में दिखाई दे रहा है एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हम यहाँ कौन सी वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कौन सी लिखेंगे, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। कंटिन्यूसली वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है, फिर मैक्सिमम से 0 और फिर 0 से मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हम कौन सी वैल्यू लिखें इस कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ जो E और B की वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होगी, वो RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, ये पढ़ा था अल्टरनेटिव करंट में। RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी RMS वैल्यू। जैसे करंट के लिए अगर आप कर रहे हो वोल्टेज के लिए तो ये RMS आएगा E0/V/I। सिमिलरली यहाँ ERMS यहाँ पर हमें लेना है और ERMS और VRMS इनकी वैल्यूज क्या होगी E0/√2। व्हाट इज E0? E0 इज द मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसी तरह से यहाँ पर जो ERMS लिखेंगे, ERMS क्या होगा E0/√2, ठीक है। ये RMS वैल्यूज हमें यहाँ पर लेनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है और वो एनर्जी कैसी होगी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों टाइप की एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करती है और उनकी एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम को कहते हैं स्मॉल यूज करते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो टोटल एनर्जी, जैसे मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे तुम्हें याद होगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए तुमने पढ़ा था, गैस मॉलिक्यूल्स से लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैसे मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। कैसे प्रेशर होता है, प्रेशर ड्यू टू ए गैस और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द कंटेनर वॉल्स। तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ वॉल पे कोलाइड करते हैं तो अपना मोमेंटम वॉल पे ट्रांसफर कर देते हैं। एंड मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स exerted by gas molecules on this wall, and force acting on unit area becomes pressure due to molecules on this container wall. इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर से आ रही हैं, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं और अगर हम सामने एक सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट होगी तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन के लिए ये रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बताता है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन द वॉल ऑफ और वॉल यू कैन से एनी सरफेस कितना होगा, टोटल एनर्जी
इंसिडेंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस पर टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट होगी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड और लाइट की स्पीड दोनों एक ही बात है, इसीलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला याद ना रहे, कभी गलती से भूल जाओ, तो उसका तरीका है कि डायमेंशनली इसको चेक करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, और इधर क्या है, इधर है स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको चेक करके देख सकते हैं कि क्या मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम का यूनिट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एनर्जी का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, और इधर स्पीड L -2। तो इसको चेक करके देख सकते हैं कि क्या मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है कि नहीं, तो उससे चेक हो जाएगा ये हमारा रिलेशन सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए सरफेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है, एक सरफेस अगर बीच में रखा जाए और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट हो, तो वो सरफेस एक प्रेशर फील करता है। ठीक है, जो प्रेशर इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे जैसे ये कहा जाता है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अभी हमारे बॉडी पे, हमारे हाथ पे, स्किन पे सभी जगह लाइट गिर रही है, बट हमें कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि हमारी सरफेस पर, हमारे हाथ की सरफेस पर जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है, उसमें जो एनर्जी है उसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है कितनी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी हाई स्पीड है। अगर हम c से डिवाइड करेंगे और मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो वो मोमेंटम बहुत ही छोटा आएगा, वेरी स्मॉल। कितना छोटा आएगा कि हमें वो प्रेशर फील नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लाइट हमारे हाथ पर गिरती है लेकिन हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरी वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज़, उनको फॉलो करती हैं, यानी कि एनर्जी एंड मोमेंटम भी कैरी करते हैं। बट केवल एक ही डिफरेंस है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच, और वो है रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए, प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये एक डिफरेंस है। बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो वेव्स की होती है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिबिट करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे 11th क्लास में पढ़ा था, इंटरफेरेंस है, रिलेटिव प्रॉपर्टी, और रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सभी वेव की प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिबिट करती हैं। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंट वेव की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करते हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी फॉलो करते हैं। तो वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हैं, एक्सेप्ट one difference, except with one difference with the mechanical waves, that electromagnetic waves do not require any medium for propagation. They can propagate in vacuum also, because this self-sustaining ability of electric and magnetic field vectors. Okay, तो ये तो हुए प्रॉपर्टीज। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फ्रैंक और हर्ट्ज ने काफ़ी बाद में किया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और कैसे किया था उसका एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने ऐसे दो छोटे स्क्वायर्स लिए, मान लो S1 और S2, और उनको एक बहुत हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिव सोर्स से कनेक्ट किया। अल्टरनेटिव सोर्स की प्रॉपर्टी हमें पता ही है कि कंटिन्यूसली ये पोलैरिटी, प्लस माइनस पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हम अल्टरनेटिव सोर्स यूज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा तेजी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन चाहिए। ठीक है, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो रीजन दिखाई दे रहा है S1 के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिड्यूस होंगी। तो फ्रैंक और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, उसका ये रफ आइडिया है, फ्रैंक एंड
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने S1 S2 S2 स्पेयर्स लिए और उनको एक हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज से कनेक्ट किया और इधर उन्होंने दूर लगाए डिटेक्टर, बीच में था वैक्यूम, इधर बीच में वैक्यूम कुछ नहीं था, बट यहाँ पर तो हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज दिया, उससे इलेक्ट्रिक वेव्स बनती हैं और ये डिटेक्टर तक पहुंच जाती हैं विदाउट एनी मीडिएशन, यहाँ कोई भी मीडिएशन नहीं था। तो फ्रैंक और हर्ट्ज ने इस तरह पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली प्रूव किया, ठीक है। इससे पहले जो था वो केवल थ्योरेटिकल डिस्कशन पर बेस्ड था, जो कि किया था मैक्सवेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस फ्रैंक और हर्ट्ज ने प्रूव किया इसके बाद। लेकिन ये जो अरेंजमेंट था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे कि इनको हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये जो वेव्स थी इनका सिर्फ डिटेक्टर में पता तो चला, लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस समय नहीं था। ये वेव्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी, तो ये वेव्स जो उन्होंने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट की थी वो रेडियो अरेंजमेंट थी, लेकिन जो रेडियो वेव्स थी, रेडियो वेव्स इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी होती है कम। इनकी वेवलेंथ होती है 10 सेंटीमीटर से 100 मीटर भी हो सकती है, ठीक है, रेडियो वेव्स। बट इसके बाद में जब और नए इन्वेंशंस हुए और हाई फ्रीक्वेंसी वाले इक्विपमेंट्स बनाना पॉसिबल हुआ, तब उसके बाद में एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम भी सुना होगा, जेसी बोस, और मार्कोनी का नाम सुना होगा, जिनको वायरलेस कम्युनिकेशन का क्रेडिट दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम मार्कोनी और जो इंडिया में थे जेसी बोस, इन दोनों ही लोगों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम, वो अलग अलग रीजन में थे, मार्कोनी यूरोप में थे, जेसी बोस इंडिया में थे, इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे वायरलेस कम्युनिकेशन करने में सक्सेस उनको मिली। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ये जो वेवलेंथ है वेव्स की, ये और भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको उन्होंने माइक्रोवेव रेंज में ये दोनों ही लोग करने में सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? तो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ऑलरेडी तुमने छोटे क्लासेस में कहीं ना कहीं ये वर्ड का नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रम का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो सबसे आसान जो तरीका है स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने का वो ये है कि प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट के पार करते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट रे को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराते हैं, तो ये व्हाइट लाइट रे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ये डिवाइड हो रही है। सबसे ऊपर हमें मिलता है वायलेट और इधर मिलता है रेड, और यहाँ बीच में बाकी दूसरे कलर्स मिलते हैं, येलो कलर भी मिलता है। तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जिनमें ये व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है, इनको हम बचपन में इस तरह से याद करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट कलर्स का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब ये अरेंजमेंट होता है, कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट जब पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है तो उसे स्पेक्ट्रम नाम से बोलते हैं। तो ये जो लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स थे, ये बिग इस ऑर्डर में हमेशा ही आते हैं, और इसी को हमने स्पेक्ट्रम का नाम पहली बार छोटे क्लास में सुना होगा। अब इसका हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या रिलेशन है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज ये है लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लाइट ही है। बात समझ में आई? ध्यान से समझने वाली बात है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। एक छोटा पार्ट जो जिसे हम लाइट कहते हैं या जिसको हम देखते हैं या जिसकी हेल्प से देखते हैं, वो लाइट है, और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो ऑलरेडी कैलकुलेशन से प्रूव हो चुका है। तो लाइट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ इतना देख सकते हैं, सिर्फ दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ वी आर एबल टू सी, केवल इतनी रेंज ही देख पाते हैं। तो ये रेंज कितनी होती है? वायलेट है 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर मींस 10⁻⁹ मीटर, और रेड इसकी वेवलेंथ है अराउंड 750 नैनोमीटर,
हम सिर्फ इतना रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख पाते हैं, यानी 750 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ अगर है तो उन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हम नहीं देख पाते हैं, और 300 नैनोमीटर से कम अगर वेवलेंथ है तो उन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे तुमने माइक्रोवेव का नाम सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन आजकल सभी के घरों में होता है लगभग, तो उसमें उसके अंदर बनते हैं माइक्रोवेव्स। जो हमारे मोबाइल का कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल का कम्युनिकेशन वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की हेल्प से होता है, तो उसमें भी यूज होते हैं माइक्रोवेव्स। टीवी का रिमोट, जब टीवी का रिमोट दबाते हैं और वहाँ से जो वेव्स निकलते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज का भी नाम सुना होगा। अल्ट्रावायलेट रेज एक तो नेचुरल अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं जो सन से निकलते हैं, और दूसरे अल्ट्रावायलेट रेज जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, यूवी वाटर प्यूरिफायर सुना होगा। ठीक है, तो वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें दिखाई देती है सिर्फ इस रेंज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव है, यूवी है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, किस तरह के सोर्स से हमें मिलती है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऑर्डर को याद रखना। एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाता है कि जो नीचे मान लो हमने एक्सरेज, यूवी और अल्ट्रावायलेट देंगे और उनको बोला कि इन्हें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, और ऑर्डर जब आता है तो एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर में अरेंज करो, कभी बोला जाएगा इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर में अरेंज करो। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाता है, तो इसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, कौन सा पहले है, जैसे इसमें फिक्स है कि पहले वॉयलेट होगा फिर इंडिको फिर ब्लू, तो तभी हम इसे स्पेक्ट्रम करेंगे। तो इसी तरह से हमें स्पेक्ट्रम को ऑर्डर में याद रखना पड़ता है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले तुम बीच में लाइट को लिख लो। ठीक है, लाइट को बीच में लिख लेते हैं, लाइट। ठीक, और अगर हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म्स में याद करना चाहते हैं तो हमने ऐसे लैम्डा लिख के एरो बना दिया, तो ऑब्वियसली इधर हम सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को लिखेंगे जो कि होती है रेड, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट। ठीक है, तो ये हमारा लाइट वाला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लाइट वाला पार्ट। अब हम लिखेंगे बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बाकी का पार्ट। बाकी का पार्ट जो है तो याद रखना कि जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो उनकी एनर्जी के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो एनर्जी को कैरी करते हैं, तो एनर्जी का रिलेशन क्या है, E = hν और hc/λ। ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोर्स एटम से निकलते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल से पढ़ा था, वहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। और रफ आइडियाज हैं ये सब, ऑर्बिट और जंप फिर समझने के लिए आसान है। तो E = hν hc/λ ये रिलेशन होता है, where v is the frequency of wave and lambda is the wavelength of the wave। तो ये यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये जो वेव्स के नाम है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये एनर्जी के बेसिस पर रखते हैं। तो अगर वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ इंक्रीज होती है तो अगर हम एनर्जी की बात करें या करें फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की बात करेंगे तो वो वेवलेंथ से जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये डिक्रीज हो रही है। मतलब रेड की एनर्जी सबसे कम होती है, वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्या सुनने में थोड़ा तुमको अलग लग रहा होगा, अपने जो हमने माइंड में कॉन्सेप्ट बना रखा है बचपन से कि रेड का मतलब है ज़्यादा एनर्जी, लेकिन साइंटिफिकली उसका जस्ट अपोजिट है।
रेड की एनर्जी सबसे कम होती है और वायलेट की सबसे ज़्यादा, बिकॉज रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें लिखना है इंक्रीजिंग एनर्जी के टर्म्स में या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो हम रेड से वायलेट जाएंगे, और अगर हमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है तो हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं बाकी के स्पेक्ट्रम को तो कैसे लिखते हैं। तो जैसा भी बोला, ये जो नाम है, ये नाम है एनर्जी के बेसिस पर, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका नाम होगा अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा का मतलब तुम जानते ही हो, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वायलेट से ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी वो होगा अल्ट्रा वायलेट। यानी अगर हम एनर्जी के डायरेक्शन में चलेंगे, ग्रीन एनर्जी के डायरेक्शन में, तो वायलेट के बाद इधर आएगा अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, वायलेट से ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? एक्स रेज, और एक्स रेज से भी ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज। ठीक है, ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। बीच में लाइट को लिखना, फिर से रिवाइज कर देते हैं, बीच में लाइट को लिखना, वायलेट से ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट की, अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा एक्स रेज की, एक्स रेज से ज़्यादा गामा रेज की, गामा रेज की एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट होता है, गामा की वेवलेंथ सबसे कम, एक्स की उससे कम, यूवी की उससे कम, वायलेट की उससे कम, और इधर क्या है, सॉरी उनका हो गया, इस डायरेक्शन में तो एनर्जी डिक्रीज होगी बट वेवलेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, गामा की वेवलेंथ सबसे कम, एक्स रेज की उससे ज़्यादा, यूवी की उससे ज़्यादा वेवलेंथ, वायलेट की उससे ज़्यादा, रेड की उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेड से इधर क्या होगा? जो लाइट है वो एक छोटा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, जो हम देखते हैं उसके दोनों तरफ दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑर्डर हम अरेंज करेंगे। अब रेड से इधर क्या होगा? जैसा अभी बोला कि नाम जो है वो एनर्जी के हिसाब से रखे गए, ना कि वेवलेंथ के हिसाब से। तो रेड से इधर आने का मतलब है रेड से कम एनर्जी। तो रेड से कम एनर्जी जिसकी होती है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। जैसे अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वैसे इंफ्रा का मतलब होता है बहुत कम। जैसे इंफीरियर वर्ड तुमने सुना होगा, इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है छोटा। तो रेड से इंफीरियर यानी कि कम एनर्जी इसकी है इंफ्रारेड। ठीक है, और इंफ्रारेड से भी कम एनर्जी जिसकी होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव से भी कम एनर्जी है रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। कैसे? एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिक्रीजिंग एनर्जी गामा, एक्स, यूवी, फिर लाइट, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। रेडियो की एनर्जी सबसे कम है, इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे कम है। कैसे याद रखेंगे? रेडियो वेव्स हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैले हुए हैं, बट उनका हम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, हमारे हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। रेडियो वेव्स की एनर्जी काफ़ी कम होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसा ये होता है कुछ सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर्स तक भी हो सकती है रेडियो वेव्स की एनर्जी। ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स की एनर्जी उससे कम है, इसको हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन माइक्रोवेव्स के थ्रू होता है। हाँ, बट रेडियो के कंपैरिजन में माइक्रोवेव्स में एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें मोबाइल को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, जिस सिर के पास रख के एकदम ऐसे सो रहे हैं मोबाइल को, तो एक्चुअली रेडियो वेव से तो कम एनर्जी है, लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी है कि वो हमारे बॉडी के अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर हो लॉन्ग टाइम तक, तो हमारे बॉडीज़ के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जैसे कि ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, उनको ये अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक माइक्रोवेव ले आउट करो जिससे बहुत सारे टिश्यूज़ डैमेज हो गए, वो माइक्रोवेव में नहीं होता, वो होता है किसमें? वो एक्सरे, गामा रे, इनमें होता है। इनका एक फ्लैश भी अगर आता है तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जैसे तुमने देखा होगा एक्सरे करवाने अगर कभी कोई गया हो तो तुमने देखा होगा एक्सरे वाले जो प्लेटफॉर्म में डॉक्टर होते जाके वहाँ खड़े हो जाओ, और जैसे खड़े होते हैं बस केवल एक फ्लैश दिया जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड से भी छोटे टाइम का फ्लैश दिया जाता है और उससे हमारे बॉडी का एक्सरे आ जाता है। तो कंटिन्यूस अगर दिया जाए एक्सरेज या गामा रेज को, तो ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं।
यूवी रेस तुमने सुना होगा स्किन को डैमेज करता है। यूवी रेस की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर या टिश्यूज को डैमेज कर सके, बट स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे माइक्रोवेव है, इनकी एनर्जी काफ़ी कम है। अगर हम कंटिन्यूस बहुत हमने हैबिट बना लिया है कि मोबाइल का अपने सर के पास रखते ही सोएंगे तो हार्मफुल हो सकते हैं। बट एक्सरेज और गामा रेज तो हार्मफुल है, डेफिनेटली हार्मफुल है। उनका एक केवल पल्स, एक फ्लैश भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हम लोग टीवी रिमोट में यूज़ करते हैं। लाइट, लाइट तो पता ही है, लाइट हमारे लाइट की हेल्प से ही हम देख पाते हैं चीज़ों को। फिर यूवी वाटर प्यूरिफिकेशन यूज़ होता है, एक्सरेज हमारे बोन्स की इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, गामा रेज भी डिकंटामिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए गामा रेज यूज़ किए जाते हैं। तो ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, इस ऑर्डर को याद रखने के लिए ऐसे तो मैं एक चार्ट भी दिया हुआ है, पेज नंबर 280 पर एक चार्ट दिया है और उसके बाद एक टेबल तुमको मिलेगा। ये टेबल मिलेगा पेज नंबर 283 पर। ठीक है, पेज नंबर 283 पर हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो उसमें वेव्स का नाम, उस तरह की वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसका कहाँ यूज़ होता है वो तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे एग्जाम में मोस्टली वही क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एनर्जी, इस ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और जैसे कि हमने बिगिनिंग में भी डिस्कस किया था, अगर तुम्हें ये याद ना रहे कि कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो ऐसे तो सबका एक स्पेसिफिक तरीका है, बिकॉज डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं अलग अलग टाइप की एनर्जी की वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं हो पर्टिकुलर टाइप का, मान लो कोई पूछे कि यूवी वेव्स कैसे, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो अगर तुम्हें याद नहीं हो, या माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होता है वो अगर याद नहीं हो, तो तुम एक स्टेटमेंट हमेशा लिख सकते हो किसी भी टाइप के वेव्स के लिए, दैट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मान लो एग्जाम में आया कि अल्ट्रावायलेट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो तुम अगर तुम्हें सही पता है कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लिख लो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स वाली बात है, वो किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सही बैठेगी। ओके, तो ऑर्डर को याद रखने का हमने तरीका बनाया है। ठीक है, कुछ इस तरह का ये याद रखने का तरीका है, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में इसको हमने लिखा है। ठीक है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ और यू कैन से इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, तो इसको याद करने के कैसे याद करेंगे, इसको हमने ऐसे बनाया था कि लक्स जो होता है वो साबुन होता है, लक्स पता ही होगा सबको, और रामी सपोज किसी का नाम है। ठीक है, पहले मैं स्कूल पढ़ते थे वहाँ पर रामी लड़के का नाम था, रामी लक्स गिरा, रामी साबुन लेके सब पे चढ़ गया है लेकिन तुम्हें नहाना है, तो तुम उससे बोलोगे भाई साबुन दो, रामी छत पे ऊपर से चिल्ला रहा है साबुन तो मेरे पास, तो क्या होगा, रामी लक्स गिरा, तो रामी लक्स गिराएगा तब तुम उससे नहाओ। ठीक है, तो रामी का मतलब है रेडियो, एन का मतलब है, रामी में आर का मतलब है रेडियो, एन का मतलब है माइक्रो, आई का मतलब है इंफ्रारेड, लक्स में एल का मतलब है लाइट, यू का मतलब है यूवी रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, एंड देन लास्ट में रहेगा गामा रेज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि ये जो आर ए लिखा है वो रेडियो है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ, डिक्रीजिंग है मैक्सिमम वेवलेंथ, और इधर जो जी आर ए लिखा है वो गामा रेज। ठीक है, ऐसे ही अगर इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करें, रेडियो की एनर्जी सबसे कम और गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम का ऑर्डर याद रख सकते हैं।